favorite tales. बाहर आसमान काले घने बादलों से घिरा हुआ था और बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर रविवार की तरह विक्रम अपने पुराने दोस्त सुरेश के साथ शहर से दूर बलदेव चाचा के ढाबे पर पहुंच गए थे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अगर रविवार की शाम बलदेव चाचा के ढाबे की कड़क चाय और डरावनी कहानियां न मिले तो उनका हफ्ता पूरा नहीं होता था। सामने ही बलदेव चाचा बड़ी सी कड़ाही में चाय बना रहे थे। अहे विक्रम बेटा, आ गया तू? आजा आजा, बेंच पर बैठ। इस मूसलाधार बारिश में मुझे लगा आज तुम दोनों का आना नहीं होगा। शहर से इतनी दूर आना खतरे से खाली नहीं था आज। अरे चाचा, बारिश क्या, ये तूफान भी हमें आपकी स्पेशल चाय पीने से नहीं रोक सकता। और देखिए, सुरेश तो पहले ही पहुंच गया है। ओए विक्रम, मैं तो बस थोड़ी देर पहले ही आया। चाचा कह रहे थे कि आज शायद तूफान में तुम नहीं फंसोगे, पर मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतवार की शाम और मेरे तजुर्बों के पिटारे से निकले किस्सों के बिना तुम लोगों को नींद कहाँ आती है। अच्छा, तुम दोनों बैठो। इस बरसात की शाम में गर्मा गर्म पनीर के पकोड़े और अदरक इलायची वाली चाय क्या खूब जमेगी। चंद ही मिनटों में गर्मा गर्म पकौड़े और भाप छोड़ती चाय उनकी मेज पर थी। बाहर बिजली कड़क रही थी, जिससे माहौल और भी रहस्यमयी हो गया था। तो चाचा, आज आप अपनी जिंदगी की कौन सी घटना सुनाएंगे? आपने एक बार बताया था कि ढाबा खोलने से पहले आपने जवानी में पोस्टमार्टम हाउस यानी मुर्दा घर में भी नौकरी की है। वहां का कोई अजीब रोंगटे खड़े कर देने वाला तजुर्बा नहीं हुआ आपको? तजुर्बा? अरे बेटा, एक बार नहीं, एक दफा तो ऐसा खौफनाक वाकया हुआ था जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। कई बार सोचा तुम्हें बताऊं, पर फिर लगा तुम लोग डर जाओगे और रात को हाईवे पर गाड़ी नहीं चला पाओगे। अरे नहीं चाचा, डर क्यों लगेगा, हम तो यही सुनने आते हैं। बताओ ना, ऐसी बारिश की रात में ही तो ऐसे किस्से जमते हैं। ठीक है ठीक है, जब तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो सुनो, लेकिन ये बात तुम दोनों तक ही रहनी चाहिए। ये बात होगी कोई 25 से 30 साल पुरानी। बलदेव चाचा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे वो उस मंजर को दोबारा जी रहे हो। उस जमाने में मैं चीरफाड़ और सिलने का काम करता था, जिसे तुम आज की भाषा में पोस्टमार्टम सहायक कहते हो। मैं तब माधवपुर कस्बे के सरकारी अस्पताल में तैनात था। तुम तो जानते हो, मुर्दा घर में लाश आने का कोई तय वक्त नहीं होता। जब बुलावा आ जाए जाना पड़ता है। चाचा ने बताया कि वो एक शनिवार की रात थी, सावन का महीना, और बाहर आज जैसी ही झमाझम बारिश हो रही थी। रात के कोई 12 बजे होंगे। ये सोचकर कि अब कोई काम नहीं आएगा, वो अपनी कोठरी में आलू पूरी खाकर सो गए थे। वो गहरी नींद में थे कि अचानक दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। आवाज धीमी थी पर साफ। मैंने सोचा, इतनी तूफानी रात में कौन आ गया। मैं नहीं उठा, सोचा जो भी है आवाज लगाकर चला जाएगा। कुछ देर सन्नाटा रहा और फिर वही 3 दस्तकें, इस बार थोड़ी जोर से। मैंने सोचा, लगता है बिना दरवाजा खोले ये अजनबी टलने वाला नहीं है। बड़ी बेदिली से मैं बिस्तर से उठा और किवाड़ खोले। दरवाजा खोलते ही बलदेव सन्न रह गए। सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी, बामुश्किल 20-22 साल की होगी। वो इस तूफानी बारिश में आई थी, पर हैरत की बात यह थी कि वो जरा भी भीगी हुई नहीं थी। उसने एक साधारण सी साई पहन रखी थी, चेहरा संगमरमर की तरह सफेद,
और एकदम पीला, जैसे सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। बस उसकी आंखों में एक अजीब सी गुहार और दर्द था। तुम इतनी रात को? कौन हो तुम? अंदर आओ। बाहर क्यों खड़ी हो? नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, अभी इसी वक्त। मेरी जरूरत? पर मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। पहले कभी देखा नहीं तुम्हें इस कस्बे में। नहीं, तुमने मुझे पहले नहीं देखा, लेकिन मेरे पास वक्त कम है। तुम्हें अभी मेरे साथ मुर्दा घर चलना होगा। एक लाश आई है। बलदेव हैरान थे। इस लड़की को कैसे पता कि मुर्दा घर में लाश आई है, और वो इतनी प्यार से उन्हें चलने को क्यों कह रही है? तुम्हें कैसे मालूम कि मुर्दा घर में लाश आई है? और तुम मुझे अभी वहां जाने के लिए क्यों कह रही हो? तुम्हें शायद पता नहीं, रात में पोस्टमार्टम नहीं होता। सुबह पुलिस आएगी, पंचनामा होगा, तब काम होगा। ये बहुत जरूरी है। अगर आज रात ये काम नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। अगर तुम आज रात मुर्दा घर चलोगे तो तुम किसी की मदद कर पाओगे, किसी को इंसाफ दिला पाओगे। इंसाफ? कैसी पहेलियां बुझा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब और देर मत करो। सुबह होने में बस 2-2.5 घंटे हैं, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। प्लीज मेरी बात मान लो। उसकी आवाज में इतना दर्द और खिंचाव था कि बलदेव ना नहीं कर सके। उस लड़की की आंखों में ऐसी बेबसी थी कि उन्हें लगा ये झूठ नहीं बोल रही। उन्होंने अपना छाता उठाया और उस काली बरसाती रात में उसके साथ चल पड़े। बेटी, मेरी छतरी के नीचे आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगी। बलदेव के इतना कहते ही वो लड़की एक कदम में छतरी के नीचे आ गई। चलते चलते बलदेव की नजर उस पर पड़ी। उसका शरीर कुछ ज्यादा ही सफेद लग रहा था और उसकी गर्दन के पास नीचे गहरे नीले काले निशान थे, जैसे किसी ने बहुत बेदर्दी से मारा हो। तुम्हारा घर कहाँ है बेटी? इस तूफानी रात में अकेले निकलते हुए डर नहीं लगता? घर नाम की कोई चीज अब मेरे पास नहीं है। सोचा था ससुराल में नया घर बसाऊंगी, लेकिन लालची इंसानों ने सब छीन लिया। और सच कहूं तो अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, ना ही अब मुझे कभी डरने की जरूरत पड़ेगी। तभी जैसे ही बलदेव ने उसके पैरों की तरफ देखा, उनका दिल एक पल के लिए रुक गया। उन्होंने देखा उस लड़की के पैर कीचड़ भरी जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। वो चल नहीं रही थी, वो हवा में तैर रही थी। बलदेव ने घबराकर आंखें झपकी और फिर से देखा। अब सब कुछ ठीक लग रहा था। उन्होंने सोचा शायद यह उनका वहम है। तभी एक बिल्ली कहीं से आई और उस लड़की को देखकर अजीब तरह से रोने लगी और दुम दबाकर भाग गया। वो रहा मुर्दा घर, हम पहुंच गए। जैसे ही बलदेव आगे जाकर देखा, उसकी आंखों के सामने वो मंजर था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। मुर्दा घर का द्वार खुला पड़ा था और टूटा हुआ ताला जमीन पर ऐसे पड़ा था मानो किसी बड़ी अनहोनी की गवाही दे रहा हो। ये दरवाजे का ताला किसने तोड़ा? क्या ये तुमने तोड़ा है? तुम अंदर जाओ, लाश वहीं टेबल पर है। बलदेव कमरे में दाखिल हुए और कांपते हाथों से बत्ती जलाई। सामने टेबल पर कपड़े से ढकी एक लाश पड़ी थी, सफेद चादर ढकी हुई थी। बलदेव ने सोचा कि लड़की बाहर बारिश में खड़ी है, उसे बुलाना चाहिए। लेकिन जब वो पलटे तो वहां कोई नहीं था। दूर दूर तक सन्नाटा था। वो लड़की गायब हो चुकी थी। ये लड़की मुझे यहाँ बुलाकर खुद कहाँ गायब हो गई? जरूर इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज है। पहले लाश का चेहरा देखना चाहिए।
बलदेव ने कांपते हाथों से उस खूनी चादर को हटाया और जैसे ही चेहरा सामने आया, बलदेव की चीख निकलते निकलते रह गई। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। ये लाश किसी और की नहीं थी, ये उसी लड़की की थी जो अभी उन्हें बुलाकर लाई थी। शव का रूप बहुत भयानक था। उसकी गर्दन और धड़ अलग अलग हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी हथियार से एक ही वार में गर्दन काट दी गई हो। हे भगवान, ये तो वही है। इसका मतलब मैं अभी एक रूह के साथ बात कर रहा था। बलदेव वहां से भागने ही वाले थे कि तभी उस लाश के ठंडे बर्फ जैसे हाथ ने बलदेव की कलाई जकड़ ली। बलदेव की रूह कांप गई। लाश की खुली आंखें उनकी ओर मुड़ गईं। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे जिस्म को वापस जोड़ दो, वरना मैं अपना बदला नहीं ले पाऊंगी। बलदेव का गला सूख गया। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मेरे सिर को शरीर से जोड़ना होगा। जिन लोगों ने मेरी ये हालत की है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हत्या हुई है। हाँ, हत्या। मेरा नाम मीरा है। मेरा ब्याह 3 महीने पहले ही सोनपुर गांव के राजेश से हुआ था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे राजेश और उसके भाई विनोद का असली चेहरा सामने आ गया। मीरा, एक काम करोगी? ये जमीन का टुकड़ा, इसे बेच के रुपए मेरे हवाले कर दे। ये मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, मेरी छोटी बहन के हाथ पीले करने का जरिया है, जिसे मैं जीते जी तुम्हारे लालच की आग में नहीं झोंकने दूंगा। तुम मुझ पर हाथ उठाओ या जान ले लो, पर बहन के भविष्य का सौदा मैं इस जन्म में तो नहीं करने वाली। जबान बहुत लंबी हो गई है तेरी। लगता है इसे काटने का वक्त आ गया है। 2 दिन की मोहलत है, वरना अंजाम शमशान की राख जैसा होगा। याद रखना, पुलिस या किसी और को बताया तो तेरी बहन का दामन दागदार करने में हमें देर नहीं लगेगी। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, पर जमीन नहीं दूंगी। बस यही मेरी गलती थी। कल रात वो दोनों शराब पीकर आए। उन्होंने मुझे बहुत मारा, और जब मैंने पुलिस में जाने की धमकी दी तो विनोद ने पीछे से कुल्हाड़ी से वार कर दिया। मेरी गर्दन अलग कर दी। वो मेरी लाश को यहाँ माधवपुर के पास फेंक गए ताकि कोई पहचान न सके। अगर आज रात तुम मेरे धड़ को मेरी गर्दन से नहीं जोड़ोगे तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी और मैं उन पापियों को सजा नहीं दे पाऊंगी। बलदेव चाचा ने अपनी कहानी रोककर एक गहरी सांस ली। ढाबे पर सन्नाटा था, बस बारिश का शोर था। विक्रम और सुरेश की सांसें अटकी हुई थी। उस लड़की की बातें सुनकर मेरा डर गायब हो गया और उसकी जगह गुस्से ने ले ली। मैंने तय किया कि कानून अपना काम जब करेगा तब करेगा, लेकिन आज मैं एक भाई की तरह इसका काम करूंगा। मीरा, मैं तैयार हूं। फिर बलदेव ने उस तूफानी रात में वो किया जो उन्होंने कभी नहीं किया था। उन्होंने उस कटी हुई गर्दन को धड़ से सिला। जब आखिरी टांका लगा तो अचानक कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया और मीरा की लाश के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून दिखाई दिया। अगले ही पल वो रूह हमेशा के लिए वहां से गायब हो गई। अगले दिन जब मैं ड्यूटी पर आया तो पुलिस वहां खड़ी थी। लाश की पहचान हो गई, लेकिन असली खबर तो 2 दिन बाद अखबार में आई। क्या खबर थी चाचा? खबर थी कि सोनपुर गांव में राजेश और उसके भाई विनोद की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। दोनों के शव उनके घर के आंगन में मिले। और जानते हो उनकी मौत कैसे हुई थी? उनकी मौत कैसे हुई थी चाचा जी?
बलदेव चाचा की बात खत्म होते ही एक जोर की बिजली कड़की। ढाबे की बत्ती एक पल के लिए गुल हो गई और फिर वापस आ गई। बस बेटा, उसके बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी और ये ढाबा खोल लिया। लेकिन आज भी जब ऐसी बारिश होती है तो मुझे मीरा की वो गुहार याद आ जाती है। विक्रम और सुरेश ने डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखा। बाहर बारिश और तेज हो गई थी और हाईवे एकदम सुनसान था। चाचा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम घर कैसे जाएंगे? रात इतनी घनी हो गई है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। और सबसे बड़ी मुसीबत तो वो शमशान घाट है। हमें वहीं से होकर गुजरना पड़ेगा। क्या आपने वो किस्से नहीं सुने जो लोग उस जगह के बारे में बताते हैं? मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। पैरों ने जैसे साथ देना ही छोड़ दिया है। कांप क्यों रहे हो? शांत हो जाओ। देखो, मेरा मानना है कि खौफ सिर्फ मुजरिमों की विरासत होती है, बेगुनाहों की नहीं। अगर दामन साफ है तो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। ये पसीना पोंछ लो और चाय का आनंद लो। तूफान अब थम चुका था, लेकिन विक्रम और सुरेश जानते थे कि नेशनल हाईवे के उस ढाबे की कहानी अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। एक ऐसी कहानी जिस पर शायद ही कोई यकीन करे।